पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना दीपक 15 दिन का था जब उसके माँ बाप गुजर गए। दादा दादी ने उसे जमीन पर फेंक दिया था। तभी उसकी मौसी अनुपमा उसको अपने साथ ले आई। अनुपमा का एक और बेटा था रुद्र। अनुपमा की सास और रुद्र दीपक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। रुद्र और दादी दोनों मिलकर उसे परेशान करते थे जिससे वो पढ़ ना सके, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी और आज वो कलेक्टर बन गया। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। दीपक ने कलेक्टर बनने के बाद फैसला किया कि वो अपनी मौसी, मौसा, दादी और छोटे भाई रुद्र को गांव में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो पूरे परिवार को अपने साथ शहर ले आया। जब सभी लोग पहली बार उस बड़े से बंगले में पहुंचे तो दादी की आंखें खुशी से भर आईं। दादी कई बार दीपक को गले लगाकर रो पड़ती और कहती, बेटा, भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। दीपक हर बार उनके पैर छूकर सिर्फ इतना कहता, दादी अब पुरानी बातें भूल जाइए। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। सुबह की शुरुआत अनुपमा की पूजा से होती। कमलेश अखबार पढ़ते हुए चाय पीते, राधिका दादी तुलसी में जल चढ़ाती और रुद्र अपने बड़े भाई दीपक के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता। रुद्र अपने पुराने व्यवहार को याद करके कई बार शर्मिंदा हो जाता। वो अक्सर दीपक से कहता, भैया, अगर आपने उस दिन मुझे माफ़ नहीं किया होता तो शायद मैं जिंदगी भर गलत रास्ते पर ही चलता रहता। दीपक मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख देता और कहता, भाई, परिवार में रिश्ते जीतने चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हम दोनों मिलकर माँ और पापा का सहारा बनेंगे। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती। कुछ ही महीनों में दीपक के लिए शादी के रिश्तों की लाइन लग गई। बड़े बड़े अधिकारियों और अमीर परिवारों से प्रस्ताव आने लगे। कोई करोड़पति व्यापारी अपनी बेटी का रिश्ता भेज रहा था तो कोई बड़े नेता का परिवार दीपक को दामाद बनाना चाहता था। लेकिन दीपक ने साफ कह दिया, मेरी शादी का फैसला मेरी मौसी करेंगी। मुझे धन दौलत नहीं, अच्छे संस्कार वाली जीवन संगिनी चाहिए। ये सुनकर अनुपमा का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने अपने कुछ परिचितों से एक लड़की के बारे में जानकारी मंगवाई। वो लड़की पास के एक गांव में रहती थी। उसका नाम रागिनी था। देखने में बेहद सुंदर, व्यवहार में शांत और पूरे गांव में संस्कारी लड़की के रूप में उसकी पहचान थी। गांव के लोग कहते थे कि रागिनी बहुत सीधी सादी है, बड़ों का सम्मान करती है और परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास रखती है। जब दीपक पहली बार रागिनी से मिला तो उसने बहुत सादगी से उससे केवल एक सवाल पूछा, अगर कभी मेरे परिवार और मेरे बीच किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगी? रागिनी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, जिस बेटे को उसकी माँ ने इतने संघर्षों से बड़ा किया हो, उस बेटे की पहली जिम्मेदारी हमेशा उसका परिवार होना चाहिए। मैं ऐसे परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। ये उत्तर सुनकर दीपक की आंखों में सम्मान झलक उठा। उसने मुस्कुराकर अपनी मौसी की ओर देखा। अनुपमा समझ गई कि उनके बेटे को अपना जीवन साथी मिल चुका है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो गया। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गई। शादी के दिन जब दीपक दूल्हे के रूप में मंडप में बैठा था तब अनुपमा उसे देखकर रो पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कमलेश ने मुस्कुराकर कहा, आज सच में लग रहा है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और रागिनी इस घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। रागिनी सबका सम्मान करती, अनुपमा के साथ रसोई में काम करती और दादी के पैर दबाती। सभी लोग सोचते थे कि भगवान ने इस परिवार को अब हमेशा के लिए खुशियां दे दी है। लेकिन इंसान का असली चेहरा अक्सर समय के साथ सामने आता है। शादी के लगभग 6 महीने बाद एक दिन रागिनी अपनी माँ के घर गई थी। वही बातचीत के दौरान किसी रिश्तेदार ने अनजाने में कह दिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना बड़ा घर मिला। वैसे तुम्हारी सास असली नहीं, दीपक की मौसी है। उन्होंने उसे पाला था। ये सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने घर आकर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में लालच और स्वार्थ का बीज पड़ चुका था। उसी रात उसने अपनी माँ को फ़ोन किया
उसकी माँ ने धीरे धीरे उसके मन में जहर घोलना शुरू किया। देख बेटी, जिस औरत का इस घर पर कोई हक ही नहीं, वो सारे फैसले कैसे कर रही है। अगर तू आज नहीं संभली तो कल सारी संपत्ति रुद्र और उसके परिवार में बट जाएगी। अगर इस घर की मालकिन बनना है तो पहले दीपक को उसके परिवार से अलग करना होगा। रागिनी पहले तो चुप रही, लेकिन उसकी माँ रोज उसे यही बातें समझाने लगी। धीरे धीरे रागिनी का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। अब वो पहले जैसी विनम्र बहू नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर अनुपमा को ताने देने लगी। कभी कहती, हर बात में आपकी सलाह क्यों जरूरी है। कभी कहती, अब जमाना बदल गया है, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कई बार तो वो इतनी कड़वी बातें कह देती कि अनुपमा रात भर रोती रहती, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। उन्हें डर था कि अगर दीपक को पता चला तो उसके वैवाहिक जीवन में दरार आ जाएगी। कमलेश कई बार पूछते, अनुपमा तो आजकल इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन वो हर बार मुस्कुरा कर कह देती, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने सारे आंसू तकिए में छिपा कर बहा देती। धीरे धीरे पूरा वर्ष बीत गया। इसी बीच रुद्र की भी शादी अर्पिता नाम की एक संस्कारी और मेहनती लड़की से हो गई। अर्पिता घर में आते ही पूरे परिवार को अपना मान बैठी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबके लिए नाश्ता बनाती और फिर अनुपमा के साथ रसोई संभालती। दूसरी ओर रागिनी अब खुद को इस घर की महारानी समझने लगी थी। वो घंटों अपने कमरे में बैठी रहती, जबकि घर का सारा काम अर्पिता करती। अगर कभी अर्पिता थक कर बैठ जाती तो रागिनी ताना मारती, तुम्हारे पति की कमाई से तो नौकरानी भी नहीं आएगी, इसीलिए काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अर्पिता ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती, लेकिन परिवार की शांति के लिए चुप रहती। कभी कभी जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती तो दोनों देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा हो जाता। ऐसे हर झगड़े के बाद अनुपमा दोनों को समझाती, लेकिन रागिनी उनके साथ भी बदतमीजी करने लगती। कई बार रागिनी अर्पिता की तुलना घर के नौकरों से करने लगती। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। ये सब देखकर दादी समझ चुकी थी कि अनुपमा कभी भी अपने बेटे दीपक से शिकायत नहीं करेगी। वो अपने दुख को अपने दिल में ही दबा कर रखेगी। एक रात उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया और धीरे से दीपक के कमरे में पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। दीपक सरकारी फाइलें देख रहा था। उसने दादी को देखकर तुरंत कुर्सी छोड़ दी और बोला, दादी आप इतनी रात को, सब ठीक तो है ना। लेकिन दादी कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दीपक घबरा गया। दादी मुझे डराइए मत, आखिर क्या बात है। दादी ने खुद को संभालते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर आज भी चुप रही तो तेरी माँ जैसी अनुपमा पूरी जिंदगी घुट घुट कर मर जाएगी। दीपक कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने घबरा कर पूछा, मौसी को क्या हुआ, क्या उनकी तबीयत खराब है। दादी ने सिर हिलाया और बोली, नहीं बेटा, बीमारी शरीर की नहीं रिश्तों की है। पिछले 1 साल से तेरी पत्नी रागिनी तेरी मौसी का जीना मुश्किल किए हुए है। जिस औरत ने तुझे अपनी कोख के बेटे से बढ़कर पाला, उसी को रोज अपमान सहना पड़ रहा है। ये सुनते ही दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अविश्वास से कहा, दादी ये कैसे हो सकता है। रागिनी तो माँ का बहुत सम्मान करती है। दादी की आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने कहा, वो सम्मान सिर्फ तेरे सामने करती है बेटा। तेरे दफ्तर जाते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसके बाद दादी ने पिछले 1 साल की हर घटना विस्तार से दीपक को बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे रागिनी ने ये जानने के बाद कि अनुपमा उसकी सगी सास नहीं बल्कि दीपक की मौसी है, अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। कैसे वो अपनी माँ के कहने पर धीरे धीरे पूरे परिवार को दीपक से दूर करने की कोशिश करने लगी। कैसे वो रोज अनुपमा को ताने देती, इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप तो सिर्फ उसकी मौसी हैं। असली माँ होती तो बात अलग थी। कई बार वो कमलेश के सामने भी ऊंची आवाज में बोलती, लेकिन अनुपमा उन्हें रोक देती। दादी ने ये भी बताया कि कई बार रागिनी ने खाना अलग बनवाया, कई बार जानबूझकर अनुपमा को भूखा रहने पर मजबूर किया।
और कई बार उनकी बनाई हुई चीज़ों को फेंक कर कह दिया कि अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये सब सुनते सुनते दीपक के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर घर लाया था, वही उसकी माँ जैसी मौसी को इतना बड़ा दर्द दे रही है। दादी कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, बेटा बात यहीं खत्म नहीं होती। तेरी माँ अनुपमा हर रात चुपके से रोती है। वो तुझसे इसीलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे डर है कि कहीं तेरी शादी टूट ना जाए। वो अपने आंसू पीकर सिर्फ इस घर को बचाने की कोशिश कर रही है। दीपक अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बचपन की एक एक तस्वीर घूमने लगी। वो दिन याद आया जब अनुपमा ने उसे पहली बार गोद में उठाया था। वो रात याद आई जब उन्होंने अपनी सोने की चैन बेचकर उसकी फीस भरी थी और आज वही माँ उसके कारण अपमान सह रही थी। उसका दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ये रिश्ता नहीं करता तो मेरी मौसी माँ को ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उसी समय कमरे के बाहर खड़ी अनुपमा ने दीपक के रोने की आवाज़ सुन ली। वो घबरा कर अंदर आई। दीपक को इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दौड़कर उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन दीपक कुछ बोल नहीं पाया। वो उठकर सीधे अनुपमा के चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, मौसी माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना बड़ा अधिकारी बन गया लेकिन आपकी आंखों के आंसू नहीं देख पाया। मैं कैसा बेटा हूँ। अनुपमा घबरा गई। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर सीने से लगा लिया। खुद की आंखों में भी आंसू थे लेकिन फिर भी वो उसे समझाने लगी, पगले, बेटा कभी माँ से माफ़ी मांगता है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने बेकार में तुझे परेशान कर दिया। घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन इस बार दीपक समझ चुका था कि अनुपमा झूठ बोल रही है। उसने उनकी हथेलियों पर पड़े पुराने जलने के निशान देखे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ पिछले 1 साल से कितना दर्द अकेले सह रही थी। तभी कमलेश और रुद्र भी वहां पहुंच गए। रुद्र ने जब सारी बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, भैया मैं अभी जाकर भाभी से बात करता हूँ। अगर उन्होंने माँ का अपमान किया है तो मैं उन्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी दादी ने तेज आवाज में कहा, रुक जा रुद्र। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम लोग कोई भी गलती करोगे तो ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। गुस्से में लिया गया फैसला रिश्ते नहीं बचाता, उन्हें खत्म कर देता है। फिर उन्होंने दीपक की ओर देखा और बोली, बेटा रागिनी बुरी नहीं पैदा हुई। उसके मन में लालच और गलत सोच भरी गई है। अगर आज उसे घर से निकाल दिया तो शायद वो अपनी गलती कभी समझ ही नहीं पाएगी। उसे सजा नहीं सबक देना होगा। उसे रिश्तों की कीमत समझानी होगी। उसे ये एहसास कराना होगा कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, पालने वाली भी माँ होती है। दीपक ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर दर्द तो था लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया संकल्प भी दिखाई दे रहा था। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आज तक मैंने हर फैसला कानून के अनुसार लिया है लेकिन अब मैं अपने परिवार का फैसला दिल और समझदारी से लूँगा। मैं वादा करता हूँ मैं रागिनी को उसकी गलती का एहसास जरूर कराऊंगा लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारा परिवार टूट जाए। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो खुद माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे और दिल से उन्हें माँ स्वीकार करे। दादी की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने दीपक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हम दोनों मिलकर ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे रागिनी को जिंदगी भर के लिए रिश्तों की असली कीमत समझ में आ जाएगी। अगली सुबह दीपक ऐसे उठा जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने हमेशा की तरह तैयार होकर सबसे पहले पूजा घर में जाकर भगवान के सामने दीप जलाया। फिर अपनी मौसी और मौसा के चरण छुए। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए रसोई में पहुंचा और बोला, रागिनी आज नाश्ता जल्दी बना देना।
मुझे एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए निकलना है। रागिनी ने भी बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि पिछली रात उसके सारे राज दीपक के सामने खुल चुके हैं। दीपक ने जानबूझकर अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आने दिया। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। अर्पिता हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर सबको गरम गरम पराठे परोस रही थी। अनुपमा भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन रागिनी आराम से कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। तभी उसने ताना मारते हुए कहा, अर्पिता जल्दी हाथ चलाओ, इतना सा काम भी समय पर नहीं होता तुमसे। अर्पिता ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर काम जारी रखा। दीपक ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, सच को सामने आने दो। इधर दादी और दीपक ने अपनी योजना के अनुसार घर के सभी नौकरों को 2-3 दिन की छुट्टी दे दी। अब पूरे बंगले का काम घर के लोगों को ही करना था। रागिनी को लगा कि कुछ दिनों की ही बात है, इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन सुबह अनुपमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात भर रोने और मानसिक तनाव की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें कुछ दिनों तक पूरा आराम चाहिए, कोई भी घर का काम नहीं करेंगी। ये सुनते ही अर्पिता तुरंत रसोई में लग गई। उसने अकेले ही पूरे घर का नाश्ता बनाया, सफाई की, कपड़े धोए और दादी की दवा भी समय पर दी। दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में बैठी मोबाइल चलाती रही। जब अर्पिता ने उससे कहा, दीदी जरा रसोई में आकर मेरी मदद कर दीजिए, तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मुझे इतने काम करने की आदत नहीं है, तुम कर सकती हो तो करो। ये बात अनुपमा ने भी सुन ली, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह चुप रहना ही बेहतर समझा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। 3-4 दिन बीत गए। अर्पिता लगातार बिना रुके पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए खाना बनाना, रसोई संभालना, दादी की सेवा करना, अनुपमा की दवा देना, सब कुछ वही कर रही थी। उसकी हथेलियां बर्तन धोते धोते छिल गई थी, पैरों में सूजन आ गई थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उधर रागिनी रोज नए नए बहाने बनाकर काम से बचती रही। कभी कहती सिर दर्द है, तो कभी कहती डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। लेकिन शाम होते ही वो घंटों फोन पर अपनी माँ से बातें करती और हंसती रहती। उसकी माँ भी उसे यही समझाती, बिल्कुल काम मत करना, धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी, घर का काम अर्पिता ही करेगी, बड़ी बहू बनकर रहो, नौकरानी मत बनो। ये सारी बातें दीपक ने पहले ही रिकॉर्ड करवाने की व्यवस्था कर दी थी। बंगले के ड्राइंग रूम और बरामदे में सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे, जिनकी रिकॉर्डिंग अब वो रोज रात को चुपचाप देखता था। हर रिकॉर्डिंग उसके दिल को तोड़ देती थी, लेकिन वो अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा था। एक शाम जब दीपक ऑफिस से लौटा, तो उसने देखा कि अर्पिता रसोई में रोते रोते खाना बना रही है। उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। दीपक ने प्यार से पूछा, क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है? अर्पिता ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं भैया, बस धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया। तभी पीछे से अनुपमा आ गई और बोली, बेटा बहू सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। दीपक ने देखा कि अनुपमा खुद भी बुखार में थी, फिर भी अर्पिता का हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। उसके सीने में दर्द उठा। उसने मन ही मन सोचा, जिस माँ ने मुझे कभी एक गिलास पानी तक खुद उठाकर नहीं पीने दिया, आज वही बीमारी में भी रसोई में खड़ी है। लेकिन उसने अपने गुस्से को फिर से दबा लिया। उसी रात दादी ने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। सभी को लगा कि शायद कोई सामान्य पारिवारिक बात होगी। रागिनी भी आराम से सोफे पर बैठ गई। दादी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहती हूँ। सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, मैं और कमलेश कुछ महीनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं। अनुपमा भी हमारे साथ जाएगी। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी बड़ी बहू रागिनी और छोटी बहू अर्पिता के हाथ में रहेगी। ये सुनते ही रागिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब घर पर उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन दीपक ने उसकी आंखों में आई वो खुशी साफ देख ली। वही अर्पिता घबरा गई। उसने तुरंत कहा, दादी, माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप लोग कैसे जाएंगे? दादी ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, कभी कभी रिश्तों की असली पहचान जिम्मेदारियां निभाने से होती है। रागिनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तीर्थ यात्रा सच नहीं बल्कि उसी की परीक्षा की शुरुआत थी। दीपक और दादी चाहते थे कि अब रागिनी का असली स्वभाव बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह सामने आ जाए, ताकि जब उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए तो उसके पास कोई बहाना ना बचे। दादी ने जिस तीर्थ यात्रा की घोषणा पूरे परिवार के सामने की थी, वो वास्तव में एक योजना का हिस्सा थी। 3 दिन बाद सुबह सुबह दादी अनुपमा और कमलेश ने घर से निकलने की तैयारी की। रागिनी बाहर तक उन्हें छोड़ने आई। उसके चेहरे पर चिंता कम और संतोष अधिक दिखाई दे रहा था। उसने मीठी आवाज में कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। अनुपमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, घर ईंट पत्थर से नहीं रिश्तों से चलता है, सबको साथ लेकर चलना। रागिनी ने मुस्कुराकर जी माँ जी कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही कार बंगले से बाहर निकली, उसने राहत की लंबी सांस ली और मन ही मन बोली, अब इस घर में मुझे टोकने वाला कोई नहीं बचा। अब देखती हूँ यहाँ किसकी चलती है। कमलेश, अनुपमा और राधिका तीर्थ पर नहीं गए थे, बल्कि दीपक के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जहाँ से वो पूरे घर की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। घर में अब केवल दीपक, रुद्र, रागिनी और अर्पिता रह गए। पहले ही दिन रागिनी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जबकि अर्पिता सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की सफाई, पूजा, नाश्ता और चाय तैयार कर चुकी थी। जब अर्पिता ने धीरे से कहा, दीदी नाश्ता तैयार है, तो रागिनी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, पहले मेरे कमरे में चाय लेकर आओ, फिर नाश्ता लगाना, और हाँ, मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। अर्पिता कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने सोचा कि शायद आज दीदी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए बिना कुछ कहे वो सब काम करती रही। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। धीरे धीरे पूरा घर अर्पिता के कंधों पर आ गया। रागिनी पूरे दिन मोबाइल, टीवी और अपनी माँ से फोन पर बातचीत में व्यस्त रहती। कई बार वो अपनी माँ से हंसते हुए कहती, देखा माँ, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे पूरा घर अपने कब्जे में कर लूंगी। अब सब काम अर्पिता करेगी और मैं इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी। उसकी माँ भी उसे उकसाती, बस थोड़ा और धैर्य रख, सबसे पहले दीपक को उसके परिवार से अलग करना होगा। जब वो पूरी तरह तेरी बात मानने लगेगा, तब देखना सब अपने आप इस घर से बाहर हो जाएंगे। एक दिन अर्पिता तेज बुखार में थी। रात से ही उसका शरीर तप रहा था, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर रसोई में पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और पूरे घर का काम करने लगी। दीपक उस दिन जानबूझकर ऑफिस नहीं गया था। वो अपने कमरे में बैठकर सब देख रहा था। तभी रागिनी रसोई में आई और ऊंची आवाज में बोली, अर्पिता, अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ, आखिर करती क्या रहती हो पूरे दिन। अर्पिता ने धीरे से कहा, दीदी मुझे बहुत तेज बुखार है, अगर आप थोड़ा सा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रागिनी ने गुस्से में प्लेट सिंक में पटक दी और बोली, तुम्हें हर समय बहाने बनाने की आदत है। तुम्हारे पति की कमाई से तो इस घर का बिजली का बिल भी नहीं भरता, कम से कम काम तो ढंग से कर लिया करो। ये सुनकर अर्पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुका लिया, लेकिन पलटकर कुछ नहीं कहा। उसी समय दीपक दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल अंदर से कांप उठा। उसे याद आया कि जब उसकी मौसी अनुपमा बीमार थी, तब भी शायद रागिनी ने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। शाम को रुद्र घर लौटा। उसने देखा कि अर्पिता बुखार में भी रसोई में खड़ी है। उसने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा और घबरा गया। अर्पिता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले ही रागिनी हंसते हुए बोली, अरे थोड़ा सा बुखार है, इतना भी क्या नाटक करना। इस बार रुद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, भाभी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मेरी पत्नी सुबह से बिना कुछ खाए पूरे घर का काम कर रही है और आपको उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। रागिनी भी गुस्से में बोली, ज्यादा आवाज मत उठाओ,
इस घर में कौन कितना कमाता है सबको पता है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। ये सुनकर रुद्र का खून खौल उठा, लेकिन तभी दीपक वहां पहुंच गया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, बस अभी एक शब्द भी नहीं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रागिनी को लगा कि हमेशा की तरह दीपक उसका साथ देगा, इसीलिए वो मासूम बनते हुए बोली, देखिए ना, मैं तो सिर्फ घर संभालने की कोशिश कर रही हूँ और ये लोग। लेकिन इस बार दीपक ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, रागिनी अभी कुछ मत कहो, सही समय आने दो। रागिनी को पहली बार महसूस हुआ कि दीपक का व्यवहार बदल गया है। उसने उसी रात अपनी माँ को फोन किया और घबरा कर बोली, माँ मुझे लगता है कि दीपक को शक हो गया है। उसकी माँ ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, जब तक कोई सबूत नहीं है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रागिनी ये नहीं जानती थी कि पिछले कई महीनों से उसकी हर बात, हर ताना, हर अपमान, हर साजिश कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उधर गेस्ट हाउस में बैठी अनुपमा हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, मैं उसे सजा नहीं अपना प्यार देना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आज भी रागिनी के लिए नफरत नहीं थी। कमलेश कई बार कहते, अनुपमा इतना सब होने के बाद भी तू उसी की चिंता कर रही है। अनुपमा मुस्कुरा देती और कहती, गलत इंसान नहीं होता, उसकी सोच गलत हो जाती है। अगर रागिनी की सोच बदल जाए तो हमारा घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। दीपक ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब समय आ गया है कि रागिनी को रिश्तों की असली कीमत समझाई जाए, ताकि मेरा परिवार फिर से पहले की तरह एक हो सके। रविवार की सुबह पूरे घर का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन दीपक के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। उसने पहले ही सभी लोगों को ड्राइंग रूम में आने के लिए कह दिया था। ठीक 10 बजे घर का हर सदस्य वहां मौजूद था। रुद्र और अर्पिता एक तरफ बैठे थे। रागिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ सोफे पर बैठी थी। उसे अब भी यही विश्वास था कि दीपक उसकी हर बात पर भरोसा करेगा। तभी बंगले का मुख्य दरवाजा खुला। मौसी, मौसा और दादी आए। उन्हें देखकर रागिनी एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा था कि वे अभी भी तीर्थ यात्रा पर हैं। दीपक ने सभी को बैठने का इशारा किया। कमरे में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। दीपक की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, आज कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। आज फैसला गुस्से से नहीं, सच और रिश्तों से होगा। इतना कहकर दीपक ने टीवी स्क्रीन चालू कर दी। स्क्रीन पर पिछले कई महीनों की रिकॉर्डिंग चलने लगी। पहली रिकॉर्डिंग में रागिनी अनुपमा से कह रही थी, आप इस घर की असली माँ नहीं है, इसीलिए हर फैसले में बोलने का अधिकार भी आपका नहीं है। दूसरी रिकॉर्डिंग में वो अर्पिता को ताना मार रही थी कि उसका पति कुछ कमा कर नहीं लाता। तीसरी रिकॉर्डिंग में वो अपनी माँ से फोन पर कह रही थी कि धीरे धीरे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देगी। चौथी रिकॉर्डिंग में वो बीमारी के बावजूद अनुपमा और अर्पिता से काम करवाते हुए दिखाई दे रही थी। हर वीडियो के साथ कमरे का माहौल और भारी होता जा रहा था। रागिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांपने लगी, उसकी आंखें नीचे झुक गई। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अनुपमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में आज शिकायत नहीं, केवल दर्द था। कुछ देर बाद दीपक ने टीवी बंद कर दिया। वो धीरे धीरे रागिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी पीड़ा थी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, रागिनी, अगर तुमने मुझे अपमानित किया होता, मेरी दौलत छीन ली होती या मुझे धोखा दिया होता, तो शायद मैं तुम्हें उसी दिन माफ कर देता। लेकिन तुमने उस माँ को रुलाया जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। जिस दिन मेरे अपने मुझे मनहूस कहकर छोड़ गए थे, उसी दिन मेरी मौसी माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और तुमने उन्हीं के आंसुओं की कीमत नहीं समझी। इतना कहते कहते दीपक की आवाज टूट गई। वो अनुपमा की ओर मुड़ा, उनके चरणों में बैठ गया और बच्चों की तरह रोते हुए बोला, माँ, मैं फिर हार गया। मैं आपको दुख से नहीं बचा पाया। अनुपमा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया।
उनकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, आज तू नहीं हारा, सच जीत गया है। ये दृश्य देखकर रागिनी पूरी तरह टूट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किस इंसान का दिल दुखाया है। वो रोती हुई अनुपमा के चरणों में गिर पड़ी। उसके शब्द बार बार टूट रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी ममता को नहीं समझा। मेरी माँ ने मेरे मन में लालच भर दिया और मैंने बिना सोचे समझे आपकी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह अपनाया, लेकिन मैंने आपको कभी माँ का सम्मान नहीं दिया। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल दीजिए, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर अर्पिता की आंखें भी भर आईं। तभी दादी उठी। उन्होंने रागिनी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू, मैंने भी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने भी एक मासूम को अपनाने से इनकार किया था। भगवान ने मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करा दिया। आज वही गलती तुमने की है, लेकिन याद रखना, गलती मानकर उसे सुधारना सबसे बड़ा साहस होता है। अगर आज से तुम सच में बदल जाओ तो ये परिवार तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार देगा। रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ को उसी समय फोन लगाया और कांपती आवाज में कहा, माँ, आज के बाद आप मेरे परिवार के खिलाफ एक शब्द भी मत कहिएगा। आपने मुझे रिश्ते तोड़ना सिखाया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे रिश्ते निभाना सिखा दिया। आज से मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। उस दिन के बाद रागिनी सचमुच बदल गई। उसने सबसे पहले अनुपमा से रसोई की चाबी लेकर कहा, माँ, अब आप आराम करें। इतने साल आपने सबके लिए किया, अब आपकी सेवा करने की बारी मेरी है। वो सुबह सबसे पहले उठती, अनुपमा को दवा देती, कमलेश के लिए चाय बनाती, दादी के पैर दबाती और अर्पिता के साथ मिलकर पूरे घर का काम करती। अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहने लगी। रागिनी हर छोटी बात में अर्पिता की मदद करती और कई बार कहती, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करती तो शायद मैं कभी अच्छी इंसान नहीं बन पाती। अर्पिता मुस्कुराकर उसे गले लगा लेती। पूरे घर में फिर वही हंसी लौट आई जो 1 साल पहले कहीं खो गई थी। कुछ महीनों बाद दीपक ने अपने सरकारी बंगले के आंगन में एक सुंदर सा पारिवारिक समारोह रखा। वहां जिले के अधिकारी, गांव के लोग और रिश्तेदार भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में दीपक ने मंच पर अपनी मौसी माँ अनुपमा का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं एक बात पूरे समाज से कहना चाहता हूँ। माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो होती है जो हर मुश्किल में अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुँचा दे। मेरी माँ अनुपमा ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी। अगर हर घर में ऐसी माँ और ऐसी बहुएं हों जो गलती होने पर उसे सुधार लें, तो कोई परिवार कभी नहीं टूटेगा। पूरा पांडाल तालियों से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। रागिनी और अर्पिता दोनों उनके चरणों में बैठी थी। रुद्र और दीपक दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। कमलेश गर्व से अपने पूरे परिवार को देख रहे थे, जबकि दादी ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, हे भगवान, आज सच में मेरा परिवार पूरा हो गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।